स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, सबने न्यूज़ तो पढ़ी ली होगी। इंडियाज ऑयल डिस्कवरी इन अंडमान्स एंड इट वुड बी अ गेम चेंजर इन एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज अ बूस्टर फॉर द इकोनॉमी। जो बूस्टर डोज है वो प्राप्त हो सकती है अगर हमें जो ऑयल रिजर्व्स मिले हैं वो इकोनॉमिकली वायबल तरीके से बाहर निकाले जा सके। बट आज जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी बात साथ में सोचनी होती है। So welcome everyone. We will discuss it all in the perspective of UPSC and overall a better management of our brain cells, कि हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से खबर ना पढ़ें बल्कि उसके अंदर तक पहुंचने की कोशिश करें कि कैसे जो ऑयल डिस्कवरी हुई है वो गेम चेंजर तो हो सकती है, बट अगर कहीं कुछ कमी रह गई तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। तो बात करते हैं हम लोग कि हुआ क्या है, बिग न्यूज़ क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी सुनामी इन द कंट्री। बट एक बात याद रखना कि क्या ये इकलौती खोज अगर पूरी हो सके, वो रियासी वाली नहीं की तरह नहीं, अगर ये अंडमान पे ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग हम पूरा कर सके तो क्या हमारी इकोनॉमी को $20 ट्रिलियन तक ले जा सकते हैं अगले 10 सालों में? क्योंकि अभी तो हम लोग 10 ट्रिलियन देख रहे हैं, 2034-35 तक $10 ट्रिलियन। बट अगर ये हम लोग सही से ड्रिल कर पाए तो क्या हमारी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये क्या सिर्फ एक सेक्टर इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए काफ़ी होगा? ठीक है, अनाउंसमेंट क्या है? तो अनाउंसमेंट हुई थी बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हिमसेल्फ, दैट इज हरदीप सिंह पुरी, कि हमें एक मैसिव ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई है। कहाँ? अंडमान सी। अंडमान सी कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड के वेस्ट में। स्केल क्या है? इट्स अराउंड 11.6 बिलियन बैरल्स। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू गुयानाज ऑयल फील्ड फाइंड्स। अब गुयाना को 2014 के आसपास 2014-15 में अपने यहाँ पे ऑयल फील्ड्स मिले और गुयाना का नक्शा ही बदल गया, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल जो इनकम थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो की। एक बहुत बड़ी वजह इसकी ये भी है कि उसका बेस इफेक्ट कम था। गुयाना वॉज ऑलरेडी अ वेरी लो परफॉर्मिंग कंट्री और एन इकोनॉमी। ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे जो आपके ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी कम थे, और इसके साथ साथ वो कंट्री भी बहुत छोटी है। क्या हम सिर्फ गुयाना का एग्जांपल लेकर चल सकते हैं या नहीं, वो भी देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ प्लेयर्स कौन है हमारे यहाँ, यानी किसने ये एक्सप्लोरेशन किया, किसने वेल्स डिग किए जहाँ पे ऑयल मिला है, जो कि लगभग 11.6 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हो सकता है, जो इंडिया को कई सालों तक उसकी पेट्रोल, और आज के समय में तो और भी, जब चारों तरफ वॉर चल रही है, ईरान इजराइल वॉर में है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ जो आपका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो प्रॉब्लम में है, और इंडिया जो 89% आज के समय में 89% से ज़्यादा लगभग 90% अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और वहीं से कर रहा है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज से कर रहा है मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट। और अगर वहाँ पे उस रीजन में इंस्टेबिलिटी आती है तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की जो मार भारत को पड़ने वाली है आने वाले समय में, कैसे हम लोग उस सब से पार पा सकते हैं अगर हमारा ये जो स्केल है वो हम अचीव कर लेते हैं। तो किसने इसको लीड किया है इस एक्सप्लोरेशन को? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, दोज हु हैव डग 541 वेल्स, यानी लगभग 550 वेल्स ऑलरेडी डिग किए जा चुके हैं। उसमें से कई जगह पे आपको ऑयल मिला है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैसे हम इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया अपने ऑयल का, नेचुरल गैस का 50% ज़्यादा और ऑयल का ऑन एवरेज 85% ज़्यादा, और इस साल तो लगभग 89 to 90% ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, 90% ऑयल। और इसकी वजह से 11 लाख करोड़ रुपए, तुम देखो 11 लाख करोड़ रुपीस का तो खाली इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, थर्ड लार्जेस्ट, एंड विद द साइज ऑफ इकोनॉमी ग्रोइंग, मिडिल क्लास ग्रोइंग, और ये जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, ये जो बिल है 11 लाख करोड़ का वो बढ़ता ही जाएगा, कम तो होने वाला है नहीं। और ये 11 लाख करोड़ का बिल ना सिर्फ वॉल्यूम की वजह से बढ़ेगा, बट खुद सोच के देखो, अगर कहीं भी वॉर होगी तो पर लीटर ऑयल की जो क्रूड की जो कॉस्ट है, पर बैरल क्रूड की जो कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी, तो इंपोर्ट कॉस्ट भी तो अपनी बढ़ेगी। तो इन सब की प्रॉब्लम्स है इंडिया में।
और इस पूरे के पूरे 11 लाख करोड़ और 132 बिलियन डॉलर्स का जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम लोग, हमारे जो क्रूशियल फॉरेक्स है जिसको हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमें ऑयल खरीदने में देना पड़ता है। एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमको। क्यों? क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। इसीलिए हम बार बार देखते हैं ना कि ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि हम बहुत इंपोर्ट करते हैं ऑयल। 90% ऑफ आवर ऑयल वी आर इम्पोर्टिंग, और ये नंबर बढ़ने ही वाला है क्योंकि कॉस्ट ऑफ पर बैरल ऑयल भी बढ़ने वाला है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है चारों तरफ, और उसके साथ साथ क्योंकि कंजम्पशन बढ़ी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है, तो भी ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा। तो इंपोर्ट बिल बढ़ने ही वाला है, यानी फॉरेक्स ड्रेन बढ़ने ही वाला है। और जब भी फॉरेक्स ड्रेन ज़्यादा होगा तो इंस्टेबिलिटी आने का खतरा होता है इकोनॉमी में। यू नो दैट 1990s हमें मालूम है ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो क्या हुआ था? फॉरेक्स ड्रेन ही तो था, ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ठीक है, वो प्रॉब्लम बार बार हो सकती है। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता रहेगा। वो हमको दिखाई भी दे रहा है, लगभग 89% के आसपास ऑयल आज के समय में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, 89%। एंड इट्स अ बिग रीज़न। सोचने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स भी सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे कम करें। और अगर इंडिया में वो मिल गया 11.6 बिलियन बैरल्स, तब तो भाई चांदी, सोना नहीं तो चांदी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि जो पूरा 11 लाख करोड़ है उसको हम बचा सकते हैं। मैसिव सेविंग्स ऑफ फॉरेक्स वी कैन सेव अपॉन आवर इंपोर्ट बिल। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम लोग बचा ही लेंगे, सारा कंजम्पशन हम लोग सिर्फ अपने घरेलू तेल से कर लेंगे, बट जो 11 लाख करोड़ है उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, लगभग 60-70% ऑफ द अमाउंट वी कैन सेव। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 100 बिलियन डॉलर। सोचो अगर हम लोग एनुअली सेव कर लेते हैं तो उसको अपने भारत के अंदर इंफ्रा डेवलपमेंट में, वेलफेयर स्कीम्स को बेहतर करने में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल बूम आएगा। आज के समय में भी इंडिया जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ पेट्रोलियम। जामनगर सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास पेट्रोल मिल गया, ठीक है, तो हमारा जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो सस्ते में बेच पाएंगे ना। अगर खुद का तेल है, खुद के तेल से अगर घरेलू तेल होगा तो आपको इंपोर्ट बिल नहीं देना होगा, सस्ते में मिल जाएगा। सस्ते में तेल मिलेगा तो सस्ते में एक्सपोर्ट कर पाओगे, तो दुनिया भर की मार्केट को कब्जा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? डोमेस्टिक क्रूड विल स्लैश द प्राइसेस एंड मेक आवर एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस गिराने का काम करेंगे। जैसे फर्टिलाइजर्स के लिए हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर बिल भी कम होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा सरकार का, क्योंकि जो ये सब्सिडीज जा रही हैं वो सेव कर पाएगी सरकार। इसके साथ साथ जॉब क्रिएशन भी होगा, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे? ड्रिलिंग में काम आएगा। इनडायरेक्ट कैसे? बहुत सारे पेट्रोलियम रिलेटेड जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे जॉब बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में जॉब बढ़ेगी। ठीक है, तो कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे, तो इंडिया में जो जॉबलेस ग्रोथ का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें जीडीपी मल्टीप्लायर भी दिखाई देगा। वो जीडीपी मल्टीप्लायर कि 10 साल में जो हम 10 ट्रिलियन जाने की सोच रहे हैं, उस 10 साल में, अगले 10 साल में हम 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी सोच सकते हैं। इट विल बी सो ह्यूज। सोचो दुगने से दुगना बढ़ जाएगी हमारी इकोनॉमी। जो हमारा प्रोजेक्टेड डेटा है कि 10 ट्रिलियन पहुंचना है, वो 20 हो जाएगा। 20 का मतलब समझो हम चाइना के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, बहुत करीब। तो एक मल्टीप्लायर कैटलिस्ट का काम करेगा। वही है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा इस अंडमान ऑयल से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंज्यूमर कंजम्पशन हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, और चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि इंडस्ट्रीज को भी तो सस्ते में ऑयल, नेचुरल गैस मिल जाएगी, और सस्ते में मिलेगी तो कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं बाहर वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट मार्केट हमारा बड़ा होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है? वो बड़े बड़े रिजर्व्स होते हैं जहाँ पे आप अपने ऑयल को स्टोर करते हैं कि इन केस क्राइसिस हो जाए, जैसे अभी युद्ध शुरू हो गया, तो हम कुछ दिन तक अपने पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को यूज कर सके अपने रिजर्व से। तो आज हमारे पास इंडिया में 10 दिन का 10 डेज वर्थ कंजम्पशन का रिजर्व है। कहाँ है? विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में। बट इसको धीरे धीरे ओडिशा, राजस्थान में भी बनाया जा रहा है। तो अगर हम अपने रिजर्व्स को और बढ़ा पाए, क्योंकि हमें अपना अगर डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑयल की या ड्रिलिंग है, डोमेस्टिक ड्रिलिंग बढ़ गई
और डोमेस्टिक आपका प्रोडक्शन बढ़ गया ऑयल का, तो हम और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देयर इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, डबल एज स्वॉर्ड क्या है कि सबसे बड़ी जरूरत जो है ना, सबसे बड़ी जरूरत, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी उठा के देख लो, चाहे वो नोबेल लॉरिएट अभी जो पिछले साल जीते हैं वो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट अगर नहीं होता है, अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फिर ये जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाने वाली प्रॉब्लम होगी ना, ये जो प्रॉफिट है वो शेयर नहीं होगा, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फिर वो जो वेल्थ आएगी पेट्रोल आपके निकालने से, ड्रिल करने से और बेचने से, वो कुछ लोगों के हाथ में रह जाएगी। एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रोनिज्म इन द कंट्री। और ऐसा होता है, जिन जिन देशों में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहां पे करप्शन बढ़ा हुआ दिखता है हमको। ठीक है, यानी रिसोर्स कर्स कैन बी देयर, करप्शन, वीक गवर्नेंस। ठीक है, जैसे वेनेजुएला, जैसे गुयाना, दोनों जगह पे हमको ये दिखाई देता है, क्योंकि वहां इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं थे, गरीब नेशन था, तो कुछ लोगों के पास पावर बहुत आ गई, क्योंकि उनके पास ऑयल वेल मिल गया, उनको ऑयल वेल का और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो बाकी जनता के लिए वो प्रॉब्लमेटिक रहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं डच डिजीज। डच डिजीज एक इकोनॉमिक फेनोमेना है जो ये कहता है कि जैसे मान लो कि अगर हम ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, यानी कि वी आर नाउ ऑयल रिच नेशन। ऑयल रिच नेशन का मतलब हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट कम करेंगे तो रुपी क्या होगा, अप्रिशिएट करेगा। अगर रुपी अप्रिशिएट करेगा, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन अगर आपको याद हो, हम लोग बातचीत की है इसके बारे में, अगर रुपी अप्रिशिएट करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस कम होता जाएगा। यानी कि आज जो हम सर्विसेज बेच रहे हैं या कुछ गुड्स बेच रहे हैं, वो सब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो महंगा हो जाएगा, इट विल बी कॉस्टली। वाई? अगर रुपी अप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्टर को हमेशा नुकसान होता है, तो हमारे सर्विसेज गुड्स क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे। अगर महंगे हो जाएंगे तो हो सकता है दुनिया भर में उसका डिमांड कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं डच डिजीज। यानी बिकॉज ऑफ अ बूमिंग ऑयल सेक्टर द रुपी विल स्ट्रेंथन, रुपी अप्रिशिएट करेगा, और अप्रिशिएट करेगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है लेसर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ इनक्लेव इकोनॉमी बनने का भी खतरा है, मतलब कि लिमिटेड जॉब क्रिएशन होगी सिर्फ ऑयल सेक्टर में, इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन नहीं होगी। दैट इज अ प्रॉब्लम ना, कि अगर हम कायदे से रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए अपने ऑयल सेक्टर के बूम को, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी बाकी सेक्टर्स को इकोनॉमी के। इसके साथ साथ हम देखते हैं दो केस स्टडी देखते हैं हम लोग। पहला, रिच नेशन, ऐसी जगह जहां पे इंस्टीट्यूशंस ज्यादा वेल डेवलप्ड थे, और एक केस हम लोग देखेंगे जहां इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं थे। दोनों जरूरी है देखना, दोनों से हम सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना है, और यहां से सीख सकते हैं क्या करना है। तो नॉर्वे में जब ऑयल वेल्थ मिली या नेचुरल गैस का वेल्थ मिला, तो इन्होंने क्या किया, जो पैसा उनको ऑयल बेच के आया या गैस बेच के आया, उसको उन्होंने री इन्वेस्ट किया। कहां पे मालूम है? फॉर द फ्यूचर, यानी कि सस्टेनेबिलिटी के लिए। सस्टेनेबिलिटी बोले तो विंड पावर, सोलर पावर, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये सब जगह पे, यानी कि अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर रहा है नॉर्वे फ्रॉम द मनी दैट इट इज मेकिंग फ्रॉम गोल्ड। बहुत बड़ी बात है ये, समझ के देखो इस बात। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया एक सॉवेरेन वेल्थ फंड। सॉवेरेन मतलब एक सरकारी फंड बनाया, जिसका नाम रखा गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, दैट इज 1.9 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है आज के समय में, 2025 में 2 ट्रिलियन डॉलर। इससे वो अपनी सोशल सिक्योरिटी भी मेंटेन करते हैं। ग्लोबली ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और अपने देश में भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। फिलॉसफी क्या है? दैट ऑयल बिलोंग्स टू पीपल एंड द वेल्थ मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए इस पेंशन फंड ग्लोबल ना सिर्फ वेल्थ बल्कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में भी इस पैसे का यूज करते हैं। एंड इसके पिलर्स क्या हैं? अनशेकेबल ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज एंड यूजिंग ओनली द फंड्स अर्निंग ऑफ द नेशनल फॉर द नेशनल बजट। इस फंड की जो अर्निंग है उसको नेशनल बजट के लिए यूज करते हैं टू मेक अ सस्टेनेबल फ्यूचर, नॉट जस्ट फॉर नॉर्वे बट ग्लोबली। मोस्टली अभी तो यूरोप में ही है, यूरोप, नॉर्वे, यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है, अपने इंस्टीट्यूशंस को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी,
वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करना होगा। जो पैसा कमाए उसको ग्रीन फ्यूचर की तरफ ले जाना होगा। पहली केस स्टडी ये है जहाँ इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, करप्शन नहीं है। दूसरा है ये वेनेजुएला और नाइजीरिया का कॉजनरी ट्रेड। ये दोनों ही नेशन इनक्रेडिबली ऑयल रिच है, इनक्रेडिबली, बट इकोनॉमिक कोलैप्स भी देखा, हाइपर इन्फ्लेशन भी देखा और सीवियर सोशल अनरेस्ट देखा। क्यों? बिकॉज ऑफ करप्शन एंड क्रोनीज और क्रोनिज्म। ठीक है, कि जो वेल्थ मिली ऑयल ड्रिल करके, ऑयल बेच के जो वेल्थ मिली वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गई, सब तक नहीं पहुंची, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए ये लोग। इसकी वजह, और दूसरी चीज क्या हुई? ओवर रिलायंस, यानी ये लोग सिर्फ एक सेक्टर ही डेवलप किए, वो है ऑयल एक्सपोर्ट्स का। ऑयल एक्सपोर्ट की अर्निंग से जो पैसा मिलेगा वो, और वो पैसा मिल किसको रहा है? कुछ एक लोगों के पास वो रह गया है, और वो नेशनल कॉज के लिए काम नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ रैम्पेंट करप्शन। और इस रैम्पेंट करप्शन की वजह से नेशनल वेल्थ जो नेशन के लिए यूज होनी थी वो जनता तक कभी पहुंच ही नहीं रही है। कंप्लीट नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ ओनली रिलायंस ऑन ऑयल। तो इंडिया यहां से क्या सीख सकता है कि हमें गुड गवर्नेंस चाहिए, करप्शन कम करना है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे देश के लोगों को, बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स देश है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अंडमान में ये मिला है, और अंडमान में हमको कोरल रीफ्स के बारे में भी जानते हैं हम लोग। कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट है, मरीन इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो अंडमान इकोसिस्टम है वो एक ग्लोबल ट्रेजर है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। याद हो, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ठीक है। एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसीलिए ग्लोबली ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए। और ऑयल ड्रिलिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है? ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं, और जैसे मान लो कि ऑयल ड्रिल करना है तो आपको ब्लास्ट करना होगा, एंड दैट विल क्रिएट सिस्मिक सर्विस। तो सिस्मिक एक्टिविटीज होंगी तो कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मरीन एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, किसका? किन लोगों का? वो लोग जो इस कोस्टल रीजन में रहते हैं, या वो जानवर, ठीक है, फ्लोरा फौना जो इस रीजन में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हम लोग कभी केरला वाली स्टोरी देखते हैं ना, कि वहां ऑयल स्पिल होना शुरू हुआ तो केरला का पूरा कोस्ट खराब हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। ह्यूमन कॉस्ट क्यों है? बिकॉज मेनी वल्नरेबल ट्राइब्स लिव इन अंडमान, चाहे वो सेंटिनरीज हो, नॉर्थ सेंटिनरीज आइलैंड, या फिर वो जारावा ट्राइब्स हो। ये जो एंशिएंट इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर खतरा आ सकता है, ठीक है। ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा मशीन्स लगेंगी, और वो ज़्यादातर ये जो ट्राइब्स हैं वो नई डिजीज़ हुआ, नई टेक्नोलॉजी हुआ, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनको नहीं मालूम है, वो आज भी प्रिमिटिव मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से उनकी आइसोलेटेड वे ऑफ लिविंग, उनके एंसेस्ट्रल लैंड पे, उस पर खतरा हो सकता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपरेटिव भी देखना पड़ेगा कि पीपल्स फर्स्ट अप्रोच सरकार लेके चले, कि सरकार सारे के सारे जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स का ध्यान रखे। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत राइट्स दिए गए, उस बात का ध्यान रखे, ठीक है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए ह्यूमन कॉस्ट को, इन्वायरमेंटल कॉस्ट को देखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जाए विथ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखो कि ये तो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड की अगर बात करें हम लोग, तो ये समझ आता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो मलक्का स्ट्रेट है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया जाना हो, दोनों ही जगह पे, और या फिर आपको ईस्ट अफ्रीका जाना हो या कहीं भी जाना हो, इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अंडमान कि आप कहीं भी ऑयल पहुंचा सकते हैं, यानी आपका एक्सपोर्ट सेक्टर बेहतर हो सकता है। की स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडियन ओशियन रिम के जितने भी कंट्रीज हैं उन तक आप ऑयल पहुंचा सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप ऑयल, ठीक है। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी रूट इज हियर, ठीक है। उसके साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, यानी हम अपने ईस्टर्न नेबर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और वहाँ ट्रेड बढ़ाए, उसकी कोशिश करें, इसको बढ़ावा मिल सकता है। और एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशंस है वो बेहतर हो सकता है।
अगर ट्रेड रिलेशन बेहतर होगा, एशियन मार्केट में हमें एक्सेस मिल गया, तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो एक्सपैंड कर जाएगा एक्सपोनेंशियली, बूम। ठीक है, उसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी ये जो हाई सीज हैं, हाई वैल्यू एसेट्स हैं, वहाँ हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पे अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होगा, इंडिया का जो पावर है इन द इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल रीजन वो भी बढ़ेगा। तो ये सिर्फ ना सिर्फ इकोनॉमिक डिस्कवरी है, बल्कि इंडिया को एक ट्रू ब्लू ग्लोबल पावर ऑफ इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल की तरह भी प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है पाथ फॉरवर्ड, रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे पहले ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस विथ जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। इसके साथ साथ एक इंडिया फ्यूचर फंड बनाया जाए, जैसे नॉर्वे में हमने देखा कि जो भी कमाई हम लोग कर रहे हैं अपने ऑयल ड्रिलिंग से, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग से, ऑयल एक्सपोर्ट से, उसका यूज हम लोग करें अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इकोलॉजी एंड कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच लेके चलना है हमें, यानी एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखना है, और ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच लेके चलना है, यानी कि कम्युनिटीज, जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज है उनका ख्याल रखना भी जरूरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और इसके साथ साथ फ्यूल द ग्रीन ट्रांजिशन, यानी ये जो इंडिया फ्यूचर फंड बनाया जाए, इसका एक मेजर पोर्शन, ठीक है, एक मेजर पोर्शन आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, सोलर पावर हो या फिर विंड पावर हो, इसको बढ़ाने और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जाए, ताकि द फ्यूचर रिमेन्स विथ इंडिया। बैटरी सेल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में, सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने में, तो ना सिर्फ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की जरूरत है, ह्यूमन रिलेटेड अप्रोच की जरूरत है, बल्कि साथ ही साथ एक सोवरेन फंड हो जो कि हमारे फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाने में और उसके प्रति रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता हो। ये बहुत जरूरी है। तो सिर्फ हमारा ऑयल डिस्कवरी एक, समझ लो, एक शॉर्ट टर्म गेन को सोच के ना रखा जाए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर और इंडिया के स्ट्रैटेजिक एसेट्स को एकदम सिक्योर करने के लिए भी सोचा जाए इस बारे में। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे लिए, दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट। ठीक है, तो नेशनल विजन और कैरेक्टर को भी टेस्ट करेगा, यानी कि क्या सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं या फिर हम लोग इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। ये डिसाइड करेगा कि इंडिया का फ्यूचर और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है इन द ओवरऑल सिस्टम ऑफ थिंग्स, ग्लोबल सिस्टम ऑफ थिंग्स, वो कहाँ रहती है। इसके साथ साथ हमारा एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और हमारा स्ट्रैटेजिक पोस्चर को भी बेहतर करेगा। हमारी नेवी को फायदा है भाई। ठीक है, तो हमें बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, यानी लर्निंग हमें नॉर्वे से भी करनी है और वेनेजुएला से भी करनी है। वेनेजुएला से ये लर्निंग करनी है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें करप्शन, क्रोनिज्म, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देना होगा और करप्शन कब करना होगा, और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना होगा, जो हम लोग नॉर्वे की सक्सेस से सीखते हैं। यही जो पाथ है, यही पाथ हमारी इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लेगेसी को इंश्योर करेगा फॉर द 21st सेंचुरी। सोच के देखो, 2100 तक जाना है अभी हमें, बहुत टाइम है, 75 साल है। ये है लेगेसी जो हम छोड़ के जाएंगे अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए याद रखने के लिए। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, आज का लेक्चर हम यहाँ तक छोड़ते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान रखना चाहिए? कहाँ बैलेंस हमारा होना चाहिए? डू कमेंट दिस एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो अगर आपके नॉलेज बेस में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।